स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी में पिछले वर्ष के क्वेश्चन से हिंदी के सेक्शन को कंप्लीट एनालिसिस के साथ आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करवाया जाएगा, ताकि आपके समझ में एक एक चीज़ आ जाए, प्रश्न के टॉपिक आपको समझ में आ जाए और कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं और ज़्यादा सवाल किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पूरे क्लास को वॉच कीजिएगा और बाद बाकी के जितने भी सेक्शन के क्लासेस हैं वो भी आपको एक एक करके मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारे क्लासेस अपलोड होते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको इन सभी क्लासेस के PDF भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, साथ में साथ आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, ताकि आपको इन सभी चीज़ों का बेनिफिट मिल सके। और हमारे जितने भी क्लासेस आ रहे हैं वो सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई चार्ज वगैरह नहीं है, और सारे क्लासेस हमारे इसी चैनल पे आते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ेंगे पिछले वर्ष के एक बहुत ही अच्छे प्रश्न पत्र की ओर, जिसमें आपको सारे प्रश्नों का डिटेल एनालिसिस में बताने जा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए। ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, और बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट में पूछ रहे थे कि सर हिंदी में ही केवल रहेगा या फिर इंग्लिश में नहीं, या फिर केवल इंग्लिश में ही रहेगा। तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो दोनों ही लैंग्वेज में होगा, ठीक है। और जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह होंगे वो सारे दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगे। तो चाहे आप हिंदी के कैंडिडेट हों या फिर इंग्लिश के कैंडिडेट हों, आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे जैसा कि आप सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आप देख पा रहे हैं, द कैंडिडेट्स विल आंसर क्वेश्चन ऑफ वन लैंग्वेज एदर ऑफ हिंदी और उर्दू लैंग्वेज। यहाँ पे पहला सेक्शन है जिसमें सामान्य हिंदी और सामान्य उर्दू का होता है। तो जिन्होंने हिंदी का सिलेक्शन किया होगा वे हिंदी का क्वेश्चन करेंगे, और जिन्होंने उर्दू का सिलेक्शन किया होगा वो उर्दू का आंसर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्राइटेरिया रहेगा। और सवालों की ओर बढ़ेंगे। हिंदी का सेक्शन सबसे पहले लेंगे, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है उसे क्या कहा जाता है। ये आपके अलंकार से सवाल है, और यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं यमक, अनुप्रास, श्लेष या फिर भ्रांतिमान, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे कि जब भी शंका की बात होगी, भ्रम की बात होगी, भ्रांति की बात होगी, तो वो आ जाएगा भ्रांतिमान अलंकार के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ये डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ठीक है। यानी कि जो गलत वाक्य है उसको आपको फाइंड आउट करना, पहचानना है। पहला है कि शायद मैं कल आऊँगा, शायद मैं कल आऊँगा। तो ये सही वाक्य है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। दूसरा है, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। अब देखिए, भीड़ जो है वो अपने आप में भारी भरकम होती है, उसके साथ यह विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं है। भीड़ का मतलब ही होता है कि बहुत सारे लोगों का समूह। ऐसा नहीं है कि दो लोग खड़े हैं तो हम कहेंगे कि भीड़ खड़ी है ना। बहुत सारे लोग वहाँ ऑलरेडी रहेंगे ही। तो भारी भरकम इस विशेषण की आवश्यकता भीड़ को नहीं है। तो ये वाक्य हो जाएगा अशुद्ध। बाकी दोनों वाक्य भी चेक कर लेंगे। हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं, ठीक है। हम अपनी पुस्तकें, या पुस्तकें के अकॉर्डिंग अपनी यहाँ प्रयोग किया गया है, वो सही है, ठीक है। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, यह भी चरखा के अकॉर्डिंग अनुशासन था, ये भी सही वाक्य है। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला प्रश्न, झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। तो अलंकार के ऊपर आप लोगों के लिए एक स्पेशल मैं क्लास लेकर के आ रहा हूँ, उसमें पूरे डिटेल से सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा कि कौन सा अलंकार है, नहीं है।
ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है, रूपक क्या है, यमक क्या है, उत्प्रेक्षा क्या है, श्लेष क्या है, ऐसे समझ में नहीं आएगी। उदाहरण के साथ आप लोगों को बिल्कुल एक सेपरेट क्लास बहुत जल्द लाया जाएगा, वहाँ पे आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा छंद और अलंकार वाले टॉपिक से, ठीक है। बाकी शब्द शक्ति और रस सिद्धांत के ऊपर क्लासेस आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पहले आंसर की बात कर लेते हैं कि झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका, यह जो है उत्प्रेक्षा अलंकार की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। यह उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि गुणवाचक विशेषण का उदाहरण बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शंस है 4 सेब, ईमानदार, थोड़े चावल, कुछ लोग। तो देखिए 4 सेब, थोड़े चावल और कुछ लोग, इन सभी में परिमाण की बात हो रही है, मात्रा की बात हो रही है, तो यह परिमाणवाचक विशेषण होगा। जबकि ये ईमानदार, ये व्यक्ति का गुण है, ईमानदारी है ना, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरा से। टॉपिक आप देखते चलिएगा कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछा गया है, ठीक है। टॉपिक्स दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। श्री गणेश करना मुहावरा, तो यहाँ पे एक मुहावरे से सवाल पूछा गया है, तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो मुहावरे होते हैं उसको याद करना होगा, देखना होगा, अगर याद है तो उसको रिवाइज करना होगा, ठीक है। तो श्री गणेश करना का मतलब होता है किसी भी कार्य का प्रारंभ करना, किसी भी कार्य की शुरुआत करना। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन है। समाप्त करना, ये तो गलत हो जाएगा। आरंभ करना, ये सही हो जाएगा। पूजा करना गलत होगा। समापन करना गलत होगा। तो आरंभ करना ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती हैं। इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है। तो यहाँ पे देखिए मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती हैं, एक आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा वॉइस, है ना। ये वॉइस के ही टॉपिक से सवाल है, हिंदी में है, वाच्य वाले टॉपिक से सवाल है, ठीक है। कहाँ से सवाल है, वाच्य वाले टॉपिक से सवाल है। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, जैसे हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो उसी का हिंदी रूपांतरण यहाँ पर है। तो मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती हैं, तो इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार से है, तो कर्म के अनुसार से है, ठीक है। किसके अनुसार से है, कर्म के अनुसार से है, ना कि कर्ता के अनुसार से है, क्योंकि यह जो वाक्य है ये आपका पैसिव वॉइस में है, हिंदी में कहेंगे कर्मवाच्य के अनुसार है। अगर जैसे कि आपको एकदम सिंपल से लैंग्वेज में समझाया जाए, आपने वॉइस पढ़ा होगा तो एक सिंपल सा वाक्य बताया जाता है कि राम आम खाता है, ठीक है। राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो। और जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, अ मैंगो इज इटेन बाय राम। तो यहाँ पे हिंदी में उसको क्या करते हैं, राम के द्वारा आम खाया जाता है ना। क्या कर देते हैं, राम के द्वारा आम खाया जाता है। तो यहाँ पे जब इस प्रकार से हम वाक्य को एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में बदल देते हैं तो क्रिया कर्ता के अनुसार ना होकर के कर्म के अनुसार से हो जाती है, और इसीलिए इसको कर्मवाच्य कहते हैं। तो मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती हैं, इसको हम अगर एक्टिव वॉइस में बदलेंगे, मतलब कर्तृवाच्य में बदलेंगे, तो इसका क्या होगा, मैं ऐसी बातें नहीं सुनता हूँ, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेंगे। चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है। अब देखिए एक बार फिर से मुहावरे से सवाल आ गया, है ना। मुहावरे से एक सवाल पहले हम लोगों ने देखा श्री गणेश करना, यहाँ पे ये दूसरा सवाल आ गया कि चादर से बाहर पैर पसारना। तेते पाँव पसारिए जेते लांबी सौर, एक सुप्रसिद्ध दोहा भी है कबीरदास की शायद। तो चादर से बाहर पैर पसारना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि आय से अधिक व्यय करना। आपकी जितनी क्षमता है, जितनी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा अगर आप व्यय कर रहे हैं तो उसी को कहते हैं कि चादर से बाहर पैर पसारना। तो यहाँ पे चादर ओढ़कर सोना ये गलत हो जाएगा, चादर से पैर ढकना भी गलत होगा, कंजूस होना भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि आय से अधिक व्यय करना। चलिए अगला सवाल है
और ये सवाल फिर से अलंकार से है। सिर झुका तूने नियति की, मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जाता। इसमें अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए, अलंकार पहचानने के लिए थोड़ा सा वाक्यों का अर्थ भी देखना पड़ता है। जो काव्य में प्रयुक्त होती हैं पंक्तियाँ, उनके अंदर जो शब्द पिरोए जाते हैं उनका अर्थ थोड़ा सा समझना होता है, और इसीलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है। क्योंकि बेसिकली आपने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई में कहीं भी छंद अलंकार को इतनी गहराई से नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, इसकी पढ़ाई आपकी होती है ग्रेजुएशन में मुख्य रूप से। तो इसीलिए स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाती है, क्योंकि ये सारा जो चैप्टर है छंद, अलंकार, रस सिद्धांत, शब्द शक्ति, ये सभी ग्रेजुएशन के टॉपिक हैं। आपको इंटरमीडिएट तक इसके बहुत ही कम उदाहरण या आपके सिलेबस में तो है ही नहीं। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपने कभी किया है मैट्रिक और इंटर में? किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में, है ना, मैट्रिक का बोर्ड हो, इंटरमीडिएट का बोर्ड हो, वहाँ पे इस प्रकार का सवाल बिल्कुल आज तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन बिहार बोर्ड का पता नहीं ये कहाँ से इस सिलेबस में इसको इंक्लूड कर लिया गया है, जबकि ना तो मैट्रिक के सिलेबस में है ना ही इंटरमीडिएट के सिलेबस में। हाँ, ये अलग बात है कि जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होते हैं, जो काव्य में रुचि रखते हैं, उनको अलंकार, शब्द शक्ति, रस सिद्धांत, इन सभी की जानकारी होनी जरूरी है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा प्रश्न इनसे नहीं देने चाहिए थे। पिछले वर्ष बहुत ज़्यादा प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन इस वर्ष इसमें कटौती निश्चित रूप से की जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या कम हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब बात कर रहे हैं इस चीज़ की कि सिर झुका तूने नियति की, मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जाता। तो यह जो है रूपक को इंगित करता है। अब रूपक क्या होता है? ठीक है, रूपक, अनुप्रास, इन सभी की चर्चा हम लोग अलंकार वाले चैप्टर में करेंगे। वैसे देखिए, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सिमिली, पढ़ा है ना आपने? सिमिली, मेटाफर, सिमिली, मेटाफर इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा। तो सिमिली को हिंदी में उपमा कहते हैं, मेटाफर को रूपक कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग जब एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझेंगे, तब जा करके आसानी से समझ में आएगी। और इसमें काव्य की पंक्तियों को लेकर के समझना होगा। तो कविता की पंक्तियों को लेकर के जब हम उसका अर्थ विन्यास करेंगे, अर्थ का पता करेंगे, तभी जा कर के ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो रूपक में दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, लेकिन उनके बीच जो तुलना के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अगर हम सिंपल रूप में किसी की तुलना करते हैं तो कह देते हैं कि उसका मुख जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। अब वहाँ पे चंद्रमा के जैसा सुंदर है, जैसा शब्द का प्रयोग कर दिए। ठीक है, वह लता की तरह गाती है। अब यहाँ पर हमने की तरह का प्रयोग कर दिया। और इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा सिमिली के अंदर एज का प्रयोग कर देते हैं, लाइक का प्रयोग कर देते हैं। तो जब एज या लाइक का प्रयोग किया जाता है तो उसको सिमिली कहते हैं, है ना। और हिंदी में जैसे का प्रयोग कर देते हैं, उसके जैसा, उसकी तरह। तो यहाँ पे उपमा का प्रयोग होता है। और जब तुलना में इन दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तब उसको रूपक कहते हैं। अब जैसे हम लोग पहले कहते थे कि राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम की दीवार है, तो राहुल द्रविड़ की तुलना दीवार से की गई, है ना। अब राहुल द्रविड़ तो दीवार है नहीं, ठीक है, लेकिन उनकी तुलना दीवार से की गई, उनकी विशेषता बताई गई दीवार के जैसी है। लेकिन वहाँ पे जैसा शब्द प्रयोग नहीं किया गया और ना ही की तरह। राहुल द्रविड़ दीवार की तरह है ऐसा तो नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया कि राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम की दीवार हैं। ठीक है, सीधे सीधे उनको कह दिया गया। अब वहाँ पे जब इस तरह की तुलना की बात होती है तब उसको हम रूपक कहते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा सा समझना, क्योंकि इसमें अर्थ विन्यास आपको बहुत गहराई से समझना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रूपक को यहाँ पे सही करेंगे, रूपक हमारा यहाँ पे सही आंसर है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ फिर से वही टॉपिक आ गया, शुरू में भी क्वेश्चन था,
अशुद्ध वाक्य पहचानिए। और यहाँ से फिर से अशुद्ध वाक्य वाला सवाल आ गया है। तो वाक्य शुद्धिकरण से एक सवाल इस बार देखने को मिलेगा। अब जितने भी टॉपिक से आप 2-2 सवाल 3-3 सवाल देख रहे हैं उसमें कटौती हो जाएगी। एक टॉपिक से अधिकतर एक ही सवाल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बताइए कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ये बहुत आसान सा सवाल है। यह हमारा घर है, ये तो बिल्कुल सही है। हाथी बहुत मोटी है। अब देखिए हाथी स्त्रीलिंग नहीं है, हाथी पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाथी की स्त्रीलिंग होती है हथिनी। तो यहाँ पे हाथी बहुत मोटी है, ये तो निश्चित रूप से गलत है। तो बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए अगला सवाल है, स्वर के साथ स्वर मिलने से, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो निश्चित रूप से संधि से जुड़ा हुआ सवाल है और ऑप्शन में भी आपके हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संज्ञा संधि। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो जब स्वर के साथ स्वर मिलने से विकार उत्पन्न हो तो वह स्वर संधि होगा। निश्चित रूप से बहुत ही आसान सा सवाल था ये, स्वर संधि। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वर्ण और मात्रा में क्या अंतर है। अब देखिए वर्ण और मात्रा में अंतर पूछ दिया तो आपने पढ़ा होगा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं अ, आ, हर्षई, दीर्घई, है ना, आह तक। और इसमें अनुस्वार और आह को अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अनुस्वार और आह तक, आह को अयोगवाह कहते हैं। मुख्य रूप से औ तक को ही स्वर वर्ण के अंदर लिया जाता है। तो इन सभी स्वर वर्णों के प्रतीक चिन्ह भी हैं। जब हम किसी शब्द के साथ इनका उच्चारण करते हैं और जब इनको लिखा जाता है तो वहाँ पे पूरी मात्रा नहीं पूरा अक्षर या पूरा वर्ण नहीं लिख करके उनका प्रतीक लिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। जैसे आकार की मात्रा क्या है, ये है। हर्षई की मात्रा क्या है, ये है। ये सारे सिंबल हैं, इनका इस्तेमाल हम शब्द को बनाते समय करते हैं। जैसे हमको लिखना है चाचा, तो च में आकार, च में आकार। अब यहाँ पूरा आ ना लिख करके इसकी मात्रा लिखी गई। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्ण और मात्रा में क्या अंतर है। तो वर्ण जो होता है वह होता है सस्वर अक्षर और मात्रा स्वर का होता है। ठीक है, वर्ण जो होता है वह सस्वर अक्षर है और मात्रा जो है वो स्वर का होता है। सॉरी वर्ण में आपको स्वर वर्ण भी आ जाता है और व्यंजन वर्ण भी आ जाता है। और व्यंजन वर्ण के अंतर्गत क से लेकर के ह तक के वर्ण आते हैं। वैसे तो अक्षर और ज्ञ भी व्यंजन वर्ण ही है, लेकिन वो संयुक्त अक्षर के अंतर्गत चला जाता है ना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब अगला सवाल है, कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो समास से ये सवाल है और समास आपको पढ़ना है, समास का टॉपिक याद रखना है। समास में आपको तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और अव्ययी भाव समास। ठीक है, इतने प्रकार आपको पढ़ने हैं और प्रत्येक का पहचान करना आना चाहिए और कुछ इम्पोर्टेंट जो उदाहरण होते हैं वो आपको आने चाहिए। तो किसी भी हिंदी व्याकरण की किताब में आपको आसानी से इसका टॉपिक मिल जाता है, आप आसानी से वहाँ से इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण तो आपको पढ़ना ही होगा, तो हिंदी व्याकरण की एक अच्छी किताब आप ले करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण यहाँ पे हम कौन सा यहाँ सही होगा। देखिए निशिदिन, निशिदिन का मतलब प्रत्येक दिन, ये अव्ययी भाव का समास है। त्रिभुवन, अब जिस शब्द के पहले जिस पद का, यहाँ पे हम पद की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि समास में क्या होता है, दो अलग अलग पद मिलकर के एक समस्त पद का निर्माण करते हैं। पद का मतलब शब्द। ठीक है, दो सिंगल सिलेबल वाले शब्द। अब सिलेबल आप समझते हैं। अब सिलेबल क्या हुआ, अब जैसे कि कोई ऐसा शब्द है जिसको हम अगर टुकड़ा कर दें, खंड कर दें, तो उसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होगा। ठीक है, जैसे कमल, तो कमल के अगर हम अक्षरों को अलग अलग कर दें, क म ल,
तो इनका स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो एक ये सिंगल सिलेबल वाला वर्ड हो गया। अब इसी में हम क्या करते हैं, नील कमल कर देते हैं। तो जब नील कमल हमने कर दिया तो ये जो एक शब्द है नील कमल, यह दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना है, तो ये समस्त पद कहलाता है। इसमें नील और कमल दो अलग अलग पद हो गए। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि समास के अंदर दो या दो से अधिक पदों के मेल से जब एक समस्त पद का निर्माण होता है तो उसको समास कहते हैं। और समास का विग्रह करना आपको आना चाहिए, मतलब समास को अलग करके और उसको फिर पहचानने की कला आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हम त्रिभुवन की बात कर रहे हैं, तो त्रि जोड़ भुवन, ठीक है, त्रि मतलब तीन और भुवन मतलब भवन। तो यहाँ पे पहला जो पद है त्रि, यह संख्यावाचक है, और जब ये संख्यावाचक होगा तो उस समास को हम लोग क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। जब भी पहला पद संख्यावाचक हो तो उसको हम द्विगु समास कहेंगे। जैसे पंचवटी, अठन्नी, चवन्नी, है ना, पंचभुज, पंचमुख, तो ये सब क्या है, जब पहला पद आपका आ रहा है संख्यावाचक तो वह चला जाएगा द्विगु समास में। ठीक है, उसी प्रकार से जब दो पदों के बीच, दोनों पद अगर महत्वपूर्ण है, एक दूसरे के पूरक हैं, और उनके बीच अगर योजक चिन्ह, जिसको हम इंग्लिश में हाइफन कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ हो तो उसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, भाई बहन, लोटा डोरी, इस प्रकार के समास के उदाहरण इसमें आ जाते हैं। नीलकंठ क्या है, तो नीलकंठ यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। नीलकंठ, नीलांबर, पीतांबर, ठीक है, नीलकमल, ये सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। और पुरुष सिंह, पुरुष सिंह, अब यहाँ पर पुरुष सिंह के क्या उदाहरण होगा, पुरुष के जैसा सिंह, ठीक है, पुरुष के जैसा सिंह, पुरुष के समान सिंह, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत जा सकता है। यहाँ पे बहुब्रीहि समास पूछ रहा है, तो बहुब्रीहि समास कौन सा है, तो नीलकंठ है, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल है, फिर से एक अलंकार वाला सवाल आ गया। तो अलंकार से बहुत ज़्यादा सवाल दिए गए थे पिछले साल। चरण कमल बंदव हरिराई, अब इसमें कौन सा अलंकार है, तो चरण कमल। यहाँ देखिए पहला जो पद है इसी में अलंकार छुपा हुआ है, चरण कमल। चरण का मतलब क्या होता है, पैर, और कमल का मतलब तो हम सब जान ही रहे हैं। तो चरण कमल का मतलब हो गया कि आपका जो चरण है वह कमल के समान है, और बदव हरिराई का मतलब हो गया कि उसमें हम प्रणाम कर रहे हैं, चरण कमल में प्रणाम कर रहे हैं। तो यहाँ पे चरण कमल में अलंकार छुपा हुआ है। और जब हम इसका पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि जब के जैसे या की तरह ना रह करके सीधे सीधे शब्द से अगर हम तुलना कर दें तो उसको हम रूपक कहते हैं। क्या कहते हैं, रूपक कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब यहाँ पे वाक्य शुद्धिकरण से तीसरा सवाल था, है ना, तीसरा सवाल आ गया। सुनते सुनते कान भर गए, सुनते सुनते कान भर गए, सुनते सुनते कान भर गए, यहाँ पे कान भर गए मुहावरा है, मुहावरे का प्रयोग किया गया है, और वाक्य शुद्ध है, वाक्य में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। बाकी के वाक्यों को भी चेक कर लेते हैं। हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की पुस्तकें पढ़े, हर एक विद्यार्थियों को। अब यहाँ पर पहला जब आ गया सिंगुलर यानी कि एक वचन, तो हमारा जो कर्ता है वह भी सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए। हर एक विद्यार्थी को चाहिए, ये सही होगा। जबकि यहाँ विद्यार्थियों कर दिया तो ये गलत हो गया। पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि लोग बेरोजगार हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा है वाक्य से, तो ये गलत होगा। मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं, यह वाक्य भी गलत है। मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो आप लगाते हैं, ये सही होगा।
अगला सवाल है अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं। तो ये डिटेल आपका क्लियर हो जाएगा आपके अलंकार वाले चैप्टर में। वैसे हम यहाँ बता दें कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट है कंकन किकिन नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुणी। उपर्युक्त पंक्ति में किस काव्य गुण का समावेश है। अब यहाँ पे काव्य गुण पूछ रहा है। ठीक है, तो काव्य गुण भी एक अलग चैप्टर है आपका, काव्य रस वाला चैप्टर से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है प्रसाद गुण, माधुरी गुण, ओज गुण, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम कविता को पढ़ते हैं तो कविता को पढ़ते समय उसका जो अर्थ हमारे अंदर बन रहा है उसको अगर हम ध्यान से समझ लें तो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। कंकन किकिन नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय मुनि। यहाँ पे माधुर्य, मिठास झलक रहा है। कविता के अंतर्गत माधुर्य गुण छुपा हुआ है। जब कविता में कह सकते हैं कि आनंद की बात हो, प्रेम की भावना हो, ठीक है, तो वहाँ पे माधुर्य गुण छुपा हुआ रहता है। नेक्स्ट है परिश्रमी छात्र आलस्य नहीं करते, उक्त वाक्य में उद्देश्य कौन सा है। तो ये वाक्य के जब आप वाक्य पढ़िएगा तो वहाँ से सवाल लिया गया है, तो वाक्य वाला टॉपिक भी आपको पढ़ना है। ठीक है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है, वाक्य के प्रकार और वाक्य में क्या क्या चीज़ क्या कहलाता है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ परिश्रमी छात्र आलस्य नहीं करते हैं, तो उक्त वाक्य में उद्देश्य कौन सा है, तो उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो देखिए एक सिंपल वाक्य लेते हैं, राम घर जा रहा है। एक सिंपल सा वाक्य है, राम घर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पूछा जाए कि कौन घर जा रहा है, कौन घर जा रहा है, तो राम घर जा रहा है। ठीक है, तो राम हो जाएगा उद्देश्य। ठीक है, राम क्या हो जाएगा, उद्देश्य। और कर्ता जो क्रिया कर रहा है, ठीक है, घर जाने का काम हो रहा है, राम के द्वारा कौन सा काम हो रहा है, घर जाने का काम हो रहा है, तो ये विधेय कहला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे परिश्रमी छात्र आलस्य नहीं करते, तो आपका मेन पार्ट कर्ता कौन होगा, परिश्रमी छात्र होगा, तो उद्देश्य कौन होगा, परिश्रमी छात्र होंगे। और आलस्य नहीं करते, ये वाक्य का जो शेष भाग बच जाता है, जो कर्ता के द्वारा संपादित किया जाता है, वो विधेय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिश्रमी छात्र। नाटे करके व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा ऊंट आ रहा है। क्या कहा, ऊंट आ रहा है। इस वाक्य में शब्द शक्ति कौन है। अब देखिए शब्द शक्ति से सवाल आ गया और शब्द शक्ति पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, क्लास आ चुका है। तो शब्द शक्ति में हमने अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इन 3 शब्द शक्ति को पढ़ा था। और अभिधा बिल्कुल सिंपल है, सामान्य है, जहाँ बिल्कुल सामान्य अर्थ का प्रयोग हो वहाँ अभिधा है। और जब सामान्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो और उसके लिए कुछ विशेष अर्थ प्रयोग किया जाए तो उसको लक्षणा कहते हैं। और जहाँ अभिधा और लक्षणा दोनों का प्रभाव खत्म हो जाए तो हमको विशेष प्रभाव लाने के लिए व्यंजना का प्रयोग करना होता है। अब एक नाटे व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा ऊंट आ रहा है, दैट मीन्स कि राहुल उसका मजाक उड़ा रहा है, उसका व्यंग कर रहा है। तो जहाँ व्यंग्यार्थ हो वहाँ व्यंजना का प्रयोग होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल, गद्यांश को पढ़ करके प्रश्न के उत्तर दें। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, पहरेदार है। दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है। पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के
मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। अब ये गद्यांश हो गया और सवाल आपका ये है, फसलें और पके फल किसकी देन हैं? फसलें और पके फल किसकी देन है? तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फल, बागों में पके फलों की बहार इनकी, किनकी? नदियों की भारत माता का उपहार है। मतलब यहाँ पे नदियों की देन है। ठीक है। और मुख्य रूप से इसका ऐसे भी हम आंसर दे सकते हैं कि फसलें और पके फल किसकी देन है? तो निश्चित रूप से नदियों की देन है, क्योंकि नदी ना होती तो फिर जल कहाँ से मिलता, और जल नहीं मिलता तो हम खेती कैसे कर पाते। अगला सवाल है, उसका छोटा भाई बीमार है। उसका छोटा भाई बीमार है, इस वाक्य में विधेय बताएं। अब यहाँ देखिए विधेय आ गया, फिर वाक्य से आ गया सवाल यहाँ पे। अब तो आसान हो गया आपके लिए। आप कहिएगा सर उसका छोटा भाई बीमार है, तो कर्ता यहाँ हो गया उसका छोटा भाई। ठीक है, उसका छोटा भाई कर्ता हो गया और बीमार वही है, तो बीमार है ये विधेय होगा, और जो सब्जेक्ट है यानी कि जो कर्ता है वो उद्देश्य होगा। तो उसका छोटा भाई उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, और बीमार है विधेय हो जाएगा। ठीक है, बीमार है ये विधेय होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। किस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगन, 1 जगन और 2 गुरुवर्ण होते हैं? अब ये प्रश्न तो बिल्कुल आउट ऑफ माइंड है। इस तरह का प्रश्न पहले कभी हम लोगों ने देखा नहीं। ठीक है, और जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होंगे, जिन्होंने ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य को पढ़ा होगा, वही इसके अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा है इंद्र वज्रा, और ये भी सवाल आपको अलंकार वाले चैप्टर से ही है। ठीक है, इंद्र वज्रा यहाँ पे सही आंसर है, और ये अलंकार वाले चैप्टर से ही सवाल पूछा गया है। चलिए अगला सवाल है, समास से फिर देखिए एक सवाल मिल रहा है। संधि से भी सवाल था, समास से भी सवाल है, मुहावरा से सवाल है, वाक्य से सवाल है, वाक्य शुद्धिकरण से सवाल है, और आपका छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, इन सभी से सवाल देखने को मिल रहा है। आप देखिएगा अभी तक पर्यायवाची शब्द नहीं मिला, विलोम शब्द नहीं मिला। तो मैंने पहले क्लास में ये सारी चीज़ें बता दी थी कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक से सवाल नहीं पूछे गए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है कि इस बार पर्यायवाची नहीं पूछा है, पिछले बार अगर नहीं पूछा है तो इस बार भी नहीं पूछेगा, कोई डिफरेंट नहीं है। क्योंकि इस बार तो बिहार बोर्ड ने सिलेबस भी जारी नहीं किया है। इसका मतलब है कि आपका सिलेबस पिछले वाला ही रहेगा, टॉपिक सारे वही रहेंगे, लेकिन सवालों की संख्या चूँकि कम कर दी गई है, तो जहाँ एक टॉपिक से 3-3, 4-4 सवाल आप देख रहे हैं, तो एक टॉपिक से एक ही सवाल रहेगा। ठीक है, तो अगर अपडेटेड सिलेबस नहीं आया है तो दैट मीन्स कि पिछले वाला सिलेबस ही रहेगा। तो पिछले वाला सिलेबस आप अच्छे से देख लीजिए, उसके ऊपर हमारा वीडियो स्पेशल आया हुआ है, पूरा सिलेबस एक एक टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, एक एक चैप्टर का नाम बताया हुआ है, और कहाँ से आप तैयारी कीजिएगा ये भी बताया हुआ है। तो ये पहले से चूँकि आया हुआ है और सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो एक ही चीज़ का वीडियो बार बार बनाना अच्छा नहीं लगता है। तो वो वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करिएगा तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मुख कमल में कौन सा समास है? तो मुख कमल भी भैया कर्मधारय समास है। यहाँ पे आप मुख कमल यानी कि कमल के जैसा मुख, कमल के जैसा मुख, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो गया। अगला सवाल लीजिए, चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है? अब ये चरण कमल बंदो
हरिराई, ये सवाल पहले भी पूछा गया है। अब यहाँ देखिए बिहार बोर्ड की गड़बड़ी सामने आती है कि एक ही सवाल को दो बार पूछा गया। अभी हम लोगों ने देखा यही सवाल सेम था चरण कमल वाला। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में चरण कमल बंधो हरिराई, और यहाँ भी यही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 24 सेम क्वेश्चन, चरण कमल बंधो हरिराई कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। अब एक ही प्रश्न दो बार पूछा गया, इसका क्या इलाज होगा? तो अगर इस तरह का गड़बड़ी दिखता है तो बिहार बोर्ड को निश्चित रूप से इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसके नंबर देने चाहिए विद्यार्थियों को। चलिए अगला सवाल लेंगे। राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, तो इस रेखांकित शब्द में बहुत सुंदर में कौन पदबंध है? ठीक है, बहुत सुंदर कौन सा पदबंध है? ठीक, तो पदबंध इंग्लिश में इसको क्लाउज कहते हैं। तो नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, इस प्रकार से आपने क्लाउज में पढ़ा। हिंदी में भी पदबंध है तो संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है। तो ये आपको चेक करना है। तो राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? गुड़िया की विशेषता बताई जा रही है। तो पदबंध कौन सा होगा भैया? विशेषण पदबंध हो जाएगा। ये सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि, तो देखिए संधि से एक और सवाल मिल गया आपको। तो संधि का टॉपिक, समास का टॉपिक आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। संधि में आप देखिए 3 प्रकार के संधि हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब यहाँ देखिए स्वर संधि पूछ रहा है। स्वर संधि के भी भेद होते हैं, और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, है ना। तो स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपकी दवा से वह निरोग हुआ। अब देखिए वाक्य शुद्धिकरण वाला एक और सवाल पूछ दिया गया। तो मुझे लगता है कि एक ही टॉपिक से बार बार ज़्यादा सवाल ना पूछ करके ऐसा किया जा सकता है कि पर्यायवाची शब्द से एक सवाल ले लिया जाए, विलोम शब्द से एक सवाल ले लिया जाए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने वाला से एक सवाल ले लिया जाए। तो क्वेश्चन ज़्यादा स्टैंडर्ड हो जाता है और वो ज़्यादा अच्छा भी रहता है। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपकी दवा से वह निरोग हुआ। ठीक है, आपकी दवा से वह आरोग्य हुआ। तुम, मैं और वह चलेगा, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहाँ बहुवचन हो गया तो चलेंगे हो जाएगा। तुम, मैं और वह चलेंगे। सारी राज्य उसके लिए एक थाती थी। सारी राज्य नहीं, सारा राज्य होगा, है ना, क्योंकि राज्य पुल्लिंग है और राज्य के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सारी लगाया गया ये गलत है, सारा होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। अब देखिए ए और बी में आपकी दवा से वह निरोग हुआ, ये सही आंसर है। आरोग्य गलत है, क्योंकि आरोग्य का प्रयोग यहाँ पे उचित नहीं है। आरोग्य मतलब पहले से कोई बीमारी नहीं है, और निरोग ये सही इंगित कर रहा है कि पहले बीमार था, अब उसकी बीमारी खत्म हो गई। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। सुधी आए सुधी जाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सुधी आए सुधी जाए। अब देखिए सुधी आए भी और सुधी जाए भी एक दूसरे में कंट्राडिक्शन हो रहा है। कंट्राडिक्शन मतलब विरोध उत्पन्न हो रहा है। सुधी आए भी और सुधी जाए भी, तो ये विरोधाभास वाले टॉपिक को यहाँ पे टच कर रहा है। ये अलंकार विरोधाभास में चला जाएगा। तो अलंकार से ये लगता है मुझे 7वां या 8वां सवाल आपको मिल गया देखने को। काव्य की आत्मा किसे माना गया है? काव्य की आत्मा व्यंग्यार्थ, लक्ष्यार्थ, मुख्यार्थ, इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए काव्य की आत्मा अगर हम बात करें शब्द शक्ति में तो वो है व्यंजना, और व्यंजना के अंतर्गत ही आता है व्यंग्यार्थ। ठीक है, व्यंजना के अंतर्गत ही आता है व्यंग्यार्थ, जबकि लक्ष्यार्थ जो है लक्षणा के अंतर्गत आता है, और मुख्यार्थ अभिधा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रियतमा को समक्ष पा कामिनी, ना जा सकी ना ठहर सकी। प्रियतमा को समक्ष पा कामिनी, ना जा सकी ना ठहर सकी। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? फिर से अलंकार से सवाल है। अब यहाँ भी देखिए, ना जा सकी ना ठहर सकी, यहाँ भी विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ना तो जा सकी ना ठहर सकी, आदमी जो है विरोधाभास में है कि क्या करे क्या ना करे। इस तरह का जब स्थिति हो जाए तो उसको विरोधाभास कहते हैं। सी यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे 30 प्रश्न हिंदी का कंप्लीट हो गया। 30वां प्रश्न अभी बाकी है। निम्नलिखित में से किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई? रसराज के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, रस सिद्धांत वाले क्लास में। तो बताइए रसराज की संज्ञा किसे दी गई? श्रृंगार रस की। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। तो ये तो आसान सा सवाल हो गया। अब देखिए, जो चीज़ पढ़ लीजिएगा वो आसान हो जाएगा, जो चीज़ नहीं पढ़ा हुआ, जो अपरिचित है आपसे, जिससे आप अनफेमिलियर हैं, वो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा ही, और जिससे आप फेमिलियर हैं वो आपको आसान लगेगा। तो यहाँ पे 30 सवाल आपके हिंदी के कंप्लीट हो गए और 40 मिनट का क्लास हो गया है। तो अब इस क्लास को यहीं पे हम रोकेंगे, और इसके जितने भी बाकी के टॉपिक होंगे, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के, बारी बारी से सभी के ऊपर आप लोगों के लिए एनालिसिस के साथ में इसी तरह से क्लास ला दूंगा, ताकि आपके समझ में ये सारी चीज़ें आ जाए। देखिए, उर्दू वाले भाइयों के लिए ये उर्दू का सेक्शन का भी इसमें क्वेश्चन रहेगा। और एक बार जब ये आपका सीरीज कंप्लीट हो जाएगा इसमें जितने भी प्रश्न हैं उनका मैं विश्लेषण वाला वीडियो डाल दूंगा। तो इस प्रश्न को भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों पे डाल दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें आप यहाँ देख रहे होंगे, इधर दो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इधर B है, D है, A है, A है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो ये देखिए रिस्पॉन्स शीट है। पिछले वर्ष जिन्होंने आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, उनका ये रिस्पॉन्स शीट है। और ये जो ऑप्शन है ये उस विद्यार्थी का है जिन्होंने ऑप्शन टिक लगाया है एग्ज़ाम के दौरान। और ये जो ऑप्शन है ये बिहार बोर्ड का आंसर है। ठीक है, तो अगर ये दोनों मैच कर रहा है दैट मीन्स कि आपने जो आंसर दिया था वो सही है। और अगर मैच नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ देखिए, इन्होंने आंसर दिया था C और बिहार बोर्ड ने दिया B, तो दैट मीन्स कि इनका आंसर जो दिया गया वो गलत है। तो यहाँ पे नंबर कटेंगे। ठीक है, तो जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो कुछ दिनों के बाद आपको भी इस तरह का रिस्पॉन्स शीट मिल जाएगा। ठीक है, और जब आपको रिस्पॉन्स शीट मिलेगा तो आप उस रिस्पॉन्स शीट से अपना आंसर खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, और कितने मार्क्स आपको आएंगे वो आपको अपने ही पता चल जाएगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, और फिर वो सारी चीज़ें दूध की दूध पानी की पानी की तरह क्लियर हो जाती हैं। यहाँ किसी तरह की बेईमानी नहीं होती है। ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन में यही सारा बेनिफिट है। तो आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाकी के क्लासेस बहुत जल्द आ जाएंगे। ठीक है, और PDF भी सभी क्लासेस के आने के बाद ही आपको मिल पाएगा। तो तब तक हमारे साथ बने रहिएगा, और अपने अधिक से अधिक साथियों को जोड़िए, उनके साथ ही क्लासेस शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।